लेकिन वो करने से पहले गाइस, आज हमारे क्लास में एक बड़े मुख्य अतिथि मेहमान के तौर पे हमारे साथ छत्तीसगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर और हमारे डायनेमिक प्रोफेसर के बड़े पुराने साथी श्रीमान राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में आप पीएचडी स्कॉलर हैं और आप कहीं ना कहीं डायनेमिक परिवार के भी का भी हिस्सा रहे हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में आपने जेआरएफ किया है लास्ट टू लास्ट साइकिल में, यानी 2022 वाला जो साइकिल था दिसंबर में, आई थिंक उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ कर लिया। बड़ा संघर्ष किया, मेहनत किया और अब आप पीएचडी में भी हैं। राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है। तो आज मैंने रिक्वेस्ट किया इनको कि भाई आप आइए, एग्जाम करीब है। मैं तो हर दिन समझाता ही हूँ, हर दिन चीजें मैं कराता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ और भी लोग अगर आकर के आपको कुछ बताएंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा। पता लगेगा कि और भी क्या ऐसे यू कैन से जॉनराज हैं जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के आज मेरे बड़े शॉर्ट नोटिस और रिक्वेस्ट पे राहुल जी जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। राहुल जी, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir, I'm there. Hello, sir. तो जी जी, आप अगर सहज हो तो आप Yes, वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो मैंने आपको yes, sir. राहुल, हाँ हाँ, मैंने आपको राहुल जी का हाँ, एक वृतांत परिचय दे दिया, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और बड़े मतलब संघर्षशील, बड़े मेहनती, बड़े ध्यानी स्टूडेंट रहे हैं और जेआरएफ हो गया है। तो एक बड़ा लंबा स्टोरी है, बहरहाल उस स्टोरी पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि यू कैन से ये खुद ही बता देंगे आपको सारी चीजें। बट एक बहुत लंबा इनका स्ट्रगल रहा है और बहुत कम टाइम में जेआरएफ करके और पीएचडी में भी चले गए। अभी आई थिंक दूसरा साल हो गया इनका पीएचडी में। तो बहुत पुराने हमारे साथी भी रहे हैं। तो राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी 10 15 20 दिन बचा है एग्जाम में, क्योंकि आज मुझे लगता है करीब नवंबर का कितना तारीख है, 23 नवंबर हो गया है और करीब करीब 15 दिन या 12 15 दिन और है। तो मैं तो हर दिन प्रयत्न करता ही हूँ, आप भी क्लास में आते थे पहले लास्ट ईयर। तो आप, मैं अपने तरफ से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप एक तो मोटिवेट करें और साथ के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करें कि भैया इस 15 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि सभी का बेड़ा पार हो जाए, यानी सभी का नेट जेआरएफ हो जाए। तो ओवर टू यू। definitely. First of all, thank you so much, Rahul sir, for inviting me. और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी राहुल सर मुझे इस तरीके से बुलाते हैं कि मैं आके अपनी कुछ बातें साझा कर सकूं आप लोगों के साथ। जस्ट बिकॉज कि एक वो समय था जब मैं भी आप लोगों के बीच ही क्लासेस ज्वाइन करता था। और जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, वैसे ही कोई और भी जो भी आगे थोड़ा बहुत राहुल सर के गाइडेंस के साथ साथ जो आगे बढ़े हैं, वो आके वो भी चीजें अपनी शेयर करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो आई होप बहुत जल्दी आप लोग भी इस जगह पे पहुंचोगे, होपफुली। और बस सिर्फ मेहनत की बात होती है। और व्हाट आई बिलीव कि समय और मेहनत को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में, कि मेहनत और सही समय पे मेहनत वो बहुत ज़रूरी होता है हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो डेफ़िनेटली उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगा। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि अब मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है। वो डेफ़िनेटली अगले सेशन के लिए बिल्कुल राहुल सर मौका देंगे तो आके बताएँगे। बट दिस इज द टाइम व्हाट आई फील कि अभी 10-15 दिनों में आप लोगों को किस तरीके से क्या चीजें करने की जरूरत है, जिससे आप लोग प्रेशर को भी अवॉइड कर सको और एग्जाम को सक्सेसफुली आप दे सको। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सेंस ऑफ फियर जो हमारे अंदर डेवलप होता रहता है जैसे जैसे एग्जाम पास आते रहते हैं, तो एक वो प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। वो नेचुरल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। और तो उस प्रेशर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर हम कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरत है इस समय। जस्ट बिकॉज कि व्हाट आई फील कि ये वो ऐसा टाइम है जहां तैयारियां ऑलमोस्ट आप लोगों की हो गई होंगी जो भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं।
अभी मैं उस तरीके से ही कुछ चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी बहुत मैं कुछ 2-4 पॉइंट्स, जस्ट बिकॉज कि यहाँ डिफरेंट स्ट्रीम्स से लोग हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं, तो मैं पेपर वन को थोड़ा कॉमनली लेके चलूंगा कि अब पेपर वन में को बेसिकली हम किस तरीके से कैटेगराइज करें। अगर हमें पेपर वन में 35 प्लस स्कोर करना है तो हम एक पॉजिटिव सेंस में लेके चले। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बस दे दूंगा, उसके बाद मैं ये चीजें बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रेशर को थोड़ा बैलेंस आउट कर सको। हम पेपर वन में देखते हैं तो हमारे 10 यूनिट हैं, बट हम उन 10 यूनिट को थोड़ा हम अगर स्पेसिफाई करें तो हम ये पाते हैं कि जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चंस गलत करने के चांसेस कम होने चाहिए। कम का मतलब कि अगर उस टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 5 में से 5 सही होने चाहिए। तो उसमें अगर मैं अपना कैटेगराइजेशन, 4 यूनिट ऐसे हैं जिसमें व्हाट आई बिलीव कि इसमें हमारे अगर ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इन 4 यूनिट से, तो मैक्सिमम हम 1 से 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो हम सेफर साइड कैसे पहुंच सकते हैं थोड़ा, एक तो होता है कि बिल्कुल हमने इतना पढ़ लिया कि कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, बट वो चीज हम अचीव कोई भी नहीं कर सकता है, व्हाट आई फील। तो हमें अपने आप को एक सेफ साइड में रखना है कि हमें नहीं सही करने हैं 50 क्वेश्चन, हमें 35 प्लस जाना है, हमें 40 के करीब जाना है और 40 प्लस जाना है, जो भी जिसके एक फील्ड में हो सके। सो व्हाट आई फील कि डेटा ये ऐसी टॉपिक्स हैं जो लगातार प्रैक्टिस मांगती हैं। इसको मतलब जैसे इंडियन लॉजिक को भी मैंने इसलिए डाला है कि इंडियन लॉजिक भी हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद उसमें टर्म्स या चीजें ऐसी हैं, वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस हम देखते ही उसको डायरेक्ट हम मतलब अगर हम एक बार समझ जाए तो बहुत इजी हो जाता है। आई थिंक इंडियन लॉजिक को समझ पाना, उसके क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं एक बार हम समझ ले तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और आई होप कि आप लोगों ने उस तरीके से इन चीजों को किया होगा। दूसरी चीज, कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसको हम समझ के सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग से भी सही कर सकते हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। ये टोटली ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हमारी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे बिल्डअप करते हैं इन टॉपिक्स में, और हमारी समझ कैसी है, हम उसको कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे हम अपने सब्जेक्ट्स में थियरीज समझते हैं ना, सबके सब्जेक्ट्स में कुछ थियरीज होती होंगी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम सिर्फ समझ के अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। सो डेफिनेटली प्रैक्टिस इज नीडेड इन दीज 3 यूनिट्स ऑल्सो, बट ये टोटली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। देन कुछ फैक्चुअल चीजें अब कौन से टॉप यूनिट्स में आती हैं, लाइक फैक्चुअल हम देखेंगे तो हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड आईसीटी। ये फैक्ट, इनको हम फैक्चुअली हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनमें आप देखोगे फैक्चुअल डेटा ज्यादा होते हैं। लाइक हायर एजुकेशन में भी कब से चीजें शुरू हुई है ना, कई सारे कमीशंस आए वगैरह वगैरह, सेम उसी तरीके से इन्वायरमेंट में एंड आईसीटी में भी, तो फैक्चुअल डेटा इसमें हम ज्यादा पढ़ते हैं, आसानी हो जाती है अगर हम कैटेगराइज करके पढ़ने लगे तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता था। एंड देन अब मैं आता हूं कि लास्ट 15 डेज जो भी बचे हैं या लास्ट 2 सप्ताह बचे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं हमेशा ये बताता हूं या ये समझाता हूं कि लाइक जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैंने जैसे आज से 2 महीना पहले अगर मैं आता तो मैं ये बताता आप लोगों को कि आप लोग अब अगर आप लोगों ने सिलेबस कवर अप कर लिया है तो आप लगातार मॉक की प्रैक्टिस करो, देन मॉक्स में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो। बट अभी मैं ये बताऊंगा कि अब जो लास्ट के 10 डेज हैं उसमें आप बिल्कुल मॉक व्हाट आई, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो डेफिनेटली, बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो समझना। आप लोग लास्ट के 10 डेज में आप लोग मॉक टेस्ट मत लगाना। वो क्यों बोल रहा हूं मैं वो बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि एक अगर मॉक टेस्ट हम लगाते हैं
तो 4 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कोई एक ऐसा मॉक टेस्ट होता है जिसमें थोड़े नंबर कम आ जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ। ऐसा फील करो कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि आपने अगर 6 महीने मेहनत की है तो मेहनत कहीं नहीं जाने वाली है। आपको ऐसा बहुत बार फील होगा कि यार ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है। गलती यही होती है जब हमारे दिमाग में एक साथ 10 थॉट आते हैं कि उस सब्जेक्ट हम रिवाइज दूसरे सब्जेक्ट का कर रहे होते हैं, लाइक वी आर रिवाइजिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, बट माइंड में चल रहा होगा कि यार इंडियन लॉजिक का वो वाला पार्ट छूट रहा है। तो हम ना टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवाइज कर पा रहे हैं ना इंडियन लॉजिक का। बेसिकली हमारा समय वेस्ट हो रहा है कि हम रिवाइज तो टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं बट माइंड, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि इंडियन लॉजिक भी रिवाइज करना है। सो कोशिश करो कि ये थॉट्स माइंड में ना आए और ये थॉट माइंड से निकले। तो ये आप लोगों को अपनी चीजों को ज्यादा मतलब फोकस्ड रखने में हेल्प करेंगी, और जो डेटाज आपने पहले से कलेक्ट किए हैं अपने माइंड में, या जो रिवीजन या जो पढ़ाई आप लोगों ने पहले से की है, वो स्टोर रहेंगी आपके माइंड में ज्यादा। क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, ओवर थिंक कभी मत करना कि ओवर थिंकिंग में चीजें ज्यादा गलत हो जाती हैं। और दूसरी चीज, एग्जाम के टाइम की मैं अगर बताऊं तो एग्जाम में बहुत बड़ा ऐसा मत सोचना कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है और आज के बाद जीवन ही नहीं है। हाँ, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और मिलती रहेंगी, और ये कभी मत सोचना कि जो आपने मेहनत की है वो वेस्ट जाएगा, है ना। तो एग्जाम को एकदम लाइटली, एकदम जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो ना आप घर पे, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं पेपर देने गया, है ना, सो मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, जो डेस्कटॉप, मेरा पेपर आधे घंटे बाद शुरू हुआ। सो एवरीबडी वाज राइटिंग देयर एग्जाम, बट मेरे को ये था कि अभी मैं क्या करूंगा। तो एंजाइटी वो नेचुरल आती है, मुझे भी हुई, एंजाइटी हुई। ऐसा लगा कि मेरा पूरा ये 6-7 महीने की मेरी तैयारी वेस्ट ना हो जाए। बट फिर वहां पे यही जरूरत होती कि हम अपने आप को कैसे रिलैक्स करें। जो पहला क्वेश्चन था पेपर 2 का, मैंने वो एक क्वेश्चन को 8 मिनट तक पढ़ा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। 8 मिनट के बाद मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, फिर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मैंने जब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को देखते ही मैंने टिक लगा दिया। सो मैं ये यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ओवर थिंक मत करना और रिलैक्स रहना। और मैं यही सोच के गया था पेपर में कि मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। सिंपली जैसे मैं इतना मॉक टेस्ट वगैरह देता था, मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपने सिलेबस 60% भी कवर किया है और 100% प्रैक्टिस की है, सो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अगर आपने 60% सिलेबस कवर किया है और 100% जो प्रैक्टिस की है ना, इस प्रैक्टिस से बाकी आपका जो 40% सिलेबस का रह रहा है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि उससे ज्यादा कंप्लीट होगा, और वो चीजें आप लोग याद रख पाओगे प्रैक्टिस के थ्रू। सो मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं अपना एग्जाम, क्योंकि सिलेबस को अगर हम पढ़ने चले जाए ना, सो हर सब्जेक्ट में इतना लंबा सिलेबस है कि वो साल निकल जाएगा उसको खत्म करने में, अगर हम ढंग से पढ़ें। क्योंकि किताबें इतनी रिकमेंड हो जाती हैं कि एक एक यूनिट पे 2-2 3-3 किताबें, 4-4 किताबें। बट हमें पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए, और कितना पढ़ना है, कितना डेटा हमें लेना है। सो वो सब चीजें क्लियर होती हैं कि पहले हम पीवाईक्यूज कम से कम 6-7 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम में क्या एग्जैक्टली आ रहा है, फिर हम कुछ चीजों को वहां से उठाते हैं जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स हमें रिकमेंड हुई हैं, वहां से उन चीजों को ही पढ़ा हमने, या उसके नोट्स बनाए। सो इस तरीके से चीजों को थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके चीजें करने से ही कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होता है।
क्योंकि बहुत ऐसे लोग आप लोग देखोगे जिसमें नॉलेज बहुत होती है, वास्ट नॉलेज होती है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ नंबर से रह जाते हैं, या फिर वो यही छोटी छोटी कमियां होती हैं। सो टू क्रैक एनी एग्जाम, इट इज नॉट ओनली नेसेसरी टू स्टडी हार्ड, है ना, सही तरीके से पढ़ना और साथ में अपने साइकोलॉजिकली अपने माइंड को बैलेंस आउट करना एग्जाम तक। वो एंजाइटी, वो प्रेशर हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, और मैंने मैंने मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले लोगों को देखा है कि वो 3-3 4-4 अटेम्प्ट दे दिए और उनका अभी भी सिर्फ नेट हो पा रहा है जेआरएफ। मैं ये किसी ईगो में नहीं बता रहा हूँ, या ये किसी ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सही तरीका कैसे होना चाहिए कि पढ़ाई, और एक टारगेटेड पढ़ाई। मैं हमेशा ये चीज भी बताता हूँ कि कभी भी आवर्स पे डिपेंड ना करे, माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कभी मत पढ़ना, है ना, उसके लिए कभी भी पढ़ना। सो आप जब टारगेट कम सेट करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत सफिशिएंट आवर्स के लिए पढ़ भी ले रहे हो और आपकी चीजें भी बेटर होती जा रही हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आवर्स पे डिपेंड मत करना, क्योंकि हम अगर आवर्स फिक्स करके पढ़ते हैं ना, तो हम अपने आप को, अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ते हैं कि चलो हमने इतने घंटे पढ़ लिए, बट उसका आउट निकलेगा जब हम टारगेट सेट करके, और फिर जब टारगेट सेट करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये चीज आज हमें खत्म करनी है किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी घंटे लग जाए। सो दिस इज द राइट वे व्हाट आई फील। और दूसरी चीजें वही कॉमन है कि आप लोग लास्ट के 10 डेज में यही कोशिश करना कि आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह ना लगाओ, रिवीजन ज्यादा करो, और फैक्चुअल डेटा को बार बार देखो, ताकि वो दिमाग में जैसे मैं क्या करता था कि फोन में जैसे हमारे वॉइस वो होता है रिकॉर्डर, तो जो फैक्चुअल डेटा को मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेता था। तो उसके बाद जैसे गाने सुनते हैं हम, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं लेट गया और लेट के वो वॉइस रिकॉर्डर में अपने कान में लगा के और लेट जाता था। तो हमें उसको अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा, है ना, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना भी खा रहा हूँ, तो अभी जैसे किसी चीज का एक कहते हैं जब जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि ये चीज हमें चाहिए और इसी अटेम्प्ट में चाहिए, तो उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी करने को रेडी होता है। सो जैसे मैं खाना भी खाता था, तो मैं वही जो चीजें मेरी लाइक पेपर 2 में हमें बुक्स बहुत याद करने पड़ते हैं कि थिंकर्स, लाइक पॉलिटिकल साइंस वाले समझ पा रहे होंगे कि बुक्स जो भी होती हैं या उनकी क्रोनोलॉजी में उनको याद करना पड़ता है। तो वो चीजें एक एक थिंकर के बहुत सारे 10-10 15-15 किताबें वो याद करनी होती है, फिर उनके थीम्स क्या हैं वो याद करने पड़ते थे, और वो भी क्रोनोलॉजी में उनके ईयर्स। तो वो चीजें मैं खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करता था, फिर वो मैं सुनता था जैसे हम गाने सुनते हैं। तो वो चीजें एक टाइम के बाद मुझे ऑटोमेटिकली याद होने लग गई, और याद मेरे माइंड में, अगर मैं सोचता भी था तो वो चीज मेरी, वो जो वॉइस नोट थी ना, वो मेरे माइंड में क्लिक करती थी कि अच्छा वो मैंने सुना था। तो वो एग्जाम में वो देखते ही वो सॉरी, वो ऑटोमेटिकली याद आने लगती थी। तो इस तरीके से चीजें भी आप लोग 10-15 दिनों के लिए, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप लोग अपना सकते हो, कि जैसे मैंने अभी ये वॉइस नोट वाली चीज बताई, उनके लिए जिनको फैक्चुअल डेटा याद नहीं हो पाते हैं उनको बहुत बेनिफिट देगा ये। दूसरी चीज ये है कि ऐसा करो कि ये खाली पेन और पेपर ले, सामने किताब विताब कुछ मत रखो, एक यूनिट को अपने माइंड में क्लिक करो कि लाइक कोई भी एक यूनिट, और फिर सोचो कि आपके दिमाग में कितनी चीजें याद हैं अभी, और उसको लिखना शुरू करो। जितनी चीजें याद है उसको लिखना शुरू करो, और फिर जोर डालो दिमाग पे। दिमाग पे जब जोर डालोगे तो आप देखोगे चीजें आपको आपके दिमाग में ही है, बट वो आपको उस वक्त याद नहीं आ पा रही है। जब आप जोर डालोगे तो वो चीजें याद होने लगेंगी, और उनको लिखते जाओ पेन और पेपर लेके। आप
और ये चीज जब आप करोगे और अभी जो चीजें आपको याद होंगी वो परमानेंटली याद होंगी, वो आप कभी फिर भूलोगे नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोग यूज करो और डेफिनेटली वर्क करेगा। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। और भी कुछ अगर हेल्प चाहिए स्पेशली पॉलिटिकल साइंस वाले या फिर पेपर वन में भी कुछ पूछना हो आप लोग तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग नंबर मेरा ले सकते हो। और का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मेरा नंबर है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। और ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताई है ये आप लोग अप्लाई करना, डेफिनेटली इट विल वर्क, डेफिनेटली। बाकी कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आई एम हियर, आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन हो जो मैं अपनी चीजों में ना बता पाया हूं तो आप लोग पूछिए प्लीज। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग माइंड में हो यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के, या कोई भी यू कैन से रिलेटेड टू प्रिपरेशन और एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हैं किसी यूनिट के बारे में या कुछ ऐसा आपके माइंड में हो तो माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आदाब सर। सर मुझे पूछना तो नहीं है, लेकिन सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सर ने बहुत अच्छा बताया है और मुझे लगता है कि इस चीज़ की आवश्यकता थी और समय पे सर ने हमें मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि बहुत इससे हमें लाभ मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और किन्हीं को कुछ पूछना है गाइस तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो किन्हीं के माइंड में तो पूछ सकते हैं। चलिए तो मुझे लगता है कि आपने बड़े ही कॉन्साइजली जो भी इंफॉर्मेशन था उसको कम समय में आपने रख दिया, तो बड़े सेटिस्फाइड हैं सभी लोग। और कांटेक्ट नंबर आप चाहें तो मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, कई लोग उसके लिए यस डिमांड सर, कर रहे हैं, डेफिनेटली। ईमेल आईडी या जो भी आप सुटेबल है आपके लिए। तो बहुत बहुत ओके सर, धन्यवाद आपका, डेफिनेटली। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। और आगे भी आपकी जरूरत जब भी पड़ेगी तो आप आएंगे ऐसी आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू कैसा चल राहुल रहा है भैया, वहाँ पे, थैंक यू। पीएचडी कैसा चल रहा है वहाँ पे? बढ़िया बढ़िया बिलासपुर चल में रहा है है? सर। अभी सर भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस है सर, अभी कल सुबह ही निकलना है। सो हम्म। तो क्या यस, इन्वायरमेंट में कोई फर्क है दिल्ली और बिलासपुर में, या ठीक है दोनों एक जैसा है क्या? यस। नहीं सर, फर्क तो काफी है। दिल्ली आफ्टर ऑल, और है फर्क है। बट यहाँ भी यूनिवर्सिटी की अगर हम उसका इंथुजियाज्म देखें तो इट्स गुड। मतलब पढ़ाई का लेवल या फिर किसी भी चीज का तो अच्छे हैं। प्रोफेसर्स भी यहाँ लगभग हर जगह से ही हैं, डीयू से भी हैं, जो डीयू के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स हैं और जेएनयू के हैं। सो यहाँ भी सब कुछ बढ़िया है। बट द कल्चर फैक्टर इज मिसिंग ओवर हियर लिटिल। सो डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि टू डेवलप द कल्चरल थिंग ओवर हियर। थोड़ा ध्यान से कल्चर डेवलप करिएगा, कहीं पता लगा आप ही क्लीन बोल्ड ना हो जाए, थोड़ा सतर्कता के साथ। नो नो सर, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन रहेगा सर। बिल्कुल कहीं भी भटकाव होगा तो सर डेफिनेटली आई विल कम टू यू। जी जी, क्योंकि बड़ा ही अंदरूनी पॉलिटिक्स रहता है तो बड़ी सतर्कता के साथ ही कुछ करें। हाँ डेफिनेटली सर, दैट प्रॉब्लम इज देयर। वो इंटरनल पॉलिटिक्स, वो चीजें अभी स्टूडेंट लाइफ में इतनी, अभी खैर अभी भी स्टूडेंट लाइफ ही है, बट द ग्रेजुएशन और एमए उस दौर में इतनी ये चीजें नहीं पता चलती थी। जब ये स्कॉलर के पोस्ट पे एक बार ये रिसर्चर के तौर पे आने के बाद जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, या वो इंटरनल पॉलिटिक्स जो आपस में होती हैं, तो वो चीजें हैं सर, डेफिनेटली है। और वो चीजें मुझे लग रहा है लगभग हर जगह ही है। अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो वहां भी वो चीजें थी, और यहाँ भी है ये चीजें। तो इसके हाँ, साथ कोप अप करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने ओके अनुभवों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो
तो ये हमारे साथ राहुल थे और इन्होंने अभी जेआरएफ किया है लास्ट टू लास्ट साइकिल में। तो अब जो भी हमारे पास स्कॉलर्स हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि ऑल्टरनेट या डेली बेसिस पे कोई भी आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने आइडियाज हैं, अपने अपने सभी के स्ट्रेटजीज रहे होंगे जब वो एग्जाम क्वालिफाई या एग्जाम का प्रिपेयर साइकोलॉजी क्लास में 10-15 मिनट ये लोग आए, थोड़ा अपना अनुभव, थोड़ी स्ट्रेटजीज, थोड़ा आइडिया, थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा मोटिवेशन, मतलब हमें पता लगे कि भाई क्या करना है। यानी मेरे से कुछ अगर मिस हो रहा हो तो और भी जगहों से आपको पता लगता रहे। तो इसी को लेकर के हमारे साथ राहुल जुड़े थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। तो अब हम लोग इस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय दर्शन का है। तो अभी तक के क्लास में गाइज मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताया। यानी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मतलब विरोध का वर्ग। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को बताया भी, और जो आप क्वेश्चन पेपर अभी बना रहे हैं मॉर्निंग में या जब भी मैं पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराता हूं तो आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। आज भी हम लोग जो दोपहर में मॉक सेशन कर रहे थे 1:30 बजे, तो उसमें भी आपने देखा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का पूछा था एक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मैं मतलब यू कैन से पीवाईक्यूज के माध्यम से पता लग रहा है कि भाई क्या पूछा जाता है। तो अब हमारा भारतीय दर्शन का बारी है, यानी इंडियन लॉजिक। अब गाइस इंडियन लॉजिक जो है, इंडियन लॉजिक में क्या है? तो इंडियन लॉजिक अपने आप में एक नया टॉपिक है। ठीक है, नया टॉपिक होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं यू कैन से थोड़ा क्रिटिकल भी है, क्योंकि नया है तो क्रिटिकल है। और क्योंकि भारतीय दर्शन है तो इसमें थोड़े जो वर्ड्स वगैरह हैं और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े आर्केइक हैं, थोड़े पुराने हैं। तो ऐसे में बहरहाल छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इस चीज को हमें देखना है ना। मैं आपके साथ पीडीएफ भी साझा कर रहा हूँ गाइस, ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाए भारतीय दर्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय तर्क छात्रों के लिए एक नया विषय है ना। क्योंकि नया विषय इसलिए है गाइस क्योंकि ये संस्कृत से जुड़ा टॉपिक है। तो संस्कृत के स्टूडेंट्स तो मतलब ये हमारे क्लास में होंगे तो उनके लिए ये सब बेसिक है। बेसिक मतलब जो प्रारंभिक अपने सब्जेक्ट्स में जो आप बेसिक पढ़ते हो वो है। लेकिन संस्कृत के अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये अपने आप में मायने रखता है, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय दर्शन का जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा में ही हुआ है। इसलिए संस्कृत में ये सिलेबस के तौर पे भी पढ़ाया जाता है शुरुआती और प्रारंभिक दौर से ही। इसमें गाइस हमें क्या देखना है? इसमें हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि भारतीय दर्शन कितना साइंटिफिक रहा है। यानी इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम रहा, अभी नहीं, वैदिक काल में, यानी वैदिक काल मतलब आज से हजारों साल पूर्व, हजारों हजार साल क्या उससे भी पहले, जब वैदिक काल था, ठीक है, 2000-2500 साल पहले, उस समय पे भी गाइस भारत में साइंस था, भारत में विज्ञान था, भारत में तर्क था, भारत में तार्किकता थी, भारत में तर्क शास्त्र था। साइंटिफिकली चीजों पे हम विश्वास करते थे। तो इन चीजों को कैसे हमारा देश में जो भी हमारे छात्र हैं या शिक्षा में ये चीजें मान लीजिए इनकॉर्पोरेट होगी, तब तो लोगों को पता लगेगा कि भाई हमारा जो एक इतिहास रहा है वो कितना मतलब कितना गौरवशाली रहा है। कि आज से 2000-2500 साल पहले जब कई सारे देश के पास कई सारे जगहों पे अल्फाबेट्स या यू कैन से लेटर्स तक नहीं थे, वर्णमाला नहीं थी, उस समय हम लोग इतने वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ते और पढ़ाते थे। हमारा समाज इतना यू कैन से अपडेटेड और इतना मॉडर्न था। ऐसे में भारतीय दर्शन में गाइज एक चीज है कि दृश्यम, यानी DRASHY, दृश्यम मीन्स होता है विजुअल। इसका बड़ा महत्व है। इसका मतलब गाइज कि आपने जो चीजें देखी, जो विजुअल्स आपके पास हैं, जैसे आपने मुझे देखा तो मेरा बोध आपको है। आपने आज मान लीजिए कि जो हमारे आए थे स्पीकर, उनको आपने आज देख लिया, अब उनका बोध आपको है। अब आप कभी भी उनको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये जो है फला है। मुझे आप कहीं देखोगे तो पहचान जाओगे, हाँ भाई ये फला है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी को नहीं देखा, जैसे कल हमारे क्लास में तृप्ति गुप्ता मैम आएंगी, लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने नेट JRF कर लिया। तो अभी कल उनको मैंने कहा है, अब आप तृप्ति मैम को अभी तक नहीं देखे हैं तो कहां से आप जानिएगा कि तृप्ति गुप्ता कौन है? लेकिन जब आप उनको मिल लीजिएगा, देख लेंगे, तो उसका बोध हो जाएगा उनका कि हाँ भाई ये ऐसी हैं, इस तरह से इनका है। तो विजुअल्स का मतलब होता है कि जो चीजें
आप देखते हो, तो देखोगे तो वो आपका कहते हैं ना, आई इज लाइक अ कैमरा, तो आई जो है उसका कैमरा के थ्रू आपको कैच कर लेता है, वो बहुत लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में रहता है। तो ये चीजें हैं गाइस, और साथ के साथ सेंस ऑर्गन का भी बड़ा महत्व है इसमें, यानी आपका आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, जिसको आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी कहते हो, यानी आपका आंख, कान, नाक, आपका जो त्वचा है वो, और आपकी जीभ यानी टंग, ये पांचों चीज कहीं ना कहीं गाइस क्या है, आपका सेंस ऑर्गन है। इसके माध्यम से आपको कई तरह का ज्ञान प्राप्ति होता है, कई तरह का क्या मतलब, जितना नॉलेज होता है इसी के माध्यम से होता है। जो चीज आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते, जिसका एहसास आप नहीं कर सकते, जिसका आप स्वाद नहीं ले सकते, उस पर कैसे आप विश्वास करोगे? मान लीजिए कोई ऐसा डिश है जो आपने जीवन में ना ही खाया है, ना ही उसके बारे में सुना है, उसके बारे में आपसे कोई बोलेगा कि कुछ बताओ, तो कहां से आप बताओगे? क्योंकि आपने ना ही कभी उसको देखा, ना ही उसको टेस्ट किया। लेकिन आपने मान लीजिएगा जिस तो उसको तो आप बता सकते हो ना कि हाँ भाई ये डिश देखने में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बर्गर खाया है, तो बर्गर का बोध आपको है, पिज्जा खाया है तो है। अब मान लीजिए पनीर दो प्याजा आपने नहीं खाया है, या कोई ऐसा डिश है जो नहीं खाया, ढुकलू है आपने नहीं खाया। अब जो नहीं खाए हैं उसके बारे में आपसे पूछेगा तो कहां से बताइएगा? आप नहीं ना बता पाएंगे, क्योंकि उसका बोध आपको नहीं है, आपके ज्ञानेंद्रियों में वो कभी आया नहीं, आपकी आंखों में वो कभी यानी विजुअलाइजेशन नहीं है उसका आपके पास। तो ऐसी चीजों पे गाइज हमारा इंधार पे गई, जो ज्ञान पाने की पूरी जो प्रक्रिया थी, जो पूरा प्रोसेस था, वो कहीं ना कहीं इसी को होकर के गुजरता था। इसके साथ साथ गाइज हमारे पास, जैसे अगर हम नॉलेज की बात करें, ठीक है जी, नॉलेज सिस्टम की बात करें, तो इसमें चार चीजें होती थी: प्रमात्री, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा। इट मींस गाइज जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो बात, जिसके बारे में जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे राम खाना खाता है, तो राम आपका क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या कर रहा है? तो खा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया कि उसका काम है खाना खा रहा है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तीसरा कि भैया राम खाना खा रहा है, ये कहां से आपको पता लगा, यानी प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और एक होता है नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाणा। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रूफ। तो ये चार गाइज आपके पास स्टेप्स हैं, यानी प्रमात्री, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। और इन चारों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, ज्ञान को पुख्ता करते हो। आपको यू कैन से मल्टीपल और मल्टीलैटरली कई तरह की चीजों का पता लगता है, कई चीजों का बोध होता है, कॉम्प्रिहेंशन आपको होता है ना? तो नॉलेज पाने की प्रक्रिया भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। यानी नॉलेज, जैसे आपको नॉलेज अभी इंडियन लॉजिक का नॉलेज नहीं है, इस क्लास के बाद आपको भारतीय दर्शन के बारे में करीब करीब बहुत चीजें पता लग जाएगी। तो ये एक नॉलेज पाने का भी तो एक प्रक्रिया है ना। आपको मैंने बताया, आप टॉपिक को सुन भी रहे हो, सुनने के साथ साथ उसको अपने अंदर उतार भी रहे हो, मतलब उसको समझ भी रहे हो कॉम्पेरेटिव वे में। आप अपने भी एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करके और चीजों को आप अपने दिमाग में उतार रहे हो। और लास्ट में ना, भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें गाइस, तो आस्तिक और नास्तिक दो तरह का स्कूल हुआ हमारे यहाँ, है ना? एक हुआ जो वेद को माना, वो आस्तिक हो गया। जो वेद को नहीं माना, नास्तिक हो गया। जो वैदिक अथॉरिटी को माना, जो वेद जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, यानी दोज एक्सेप्टिंग वैदिक अथॉरिटी, ऑर्थोडॉक्स स्कूल। जो वेद को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना, बोला नहीं मानेंगे, अपना ही उन्होंने फिलॉसफी बना लिया, तो उसको नास्तिक बोल दिया, द हेट्रोडॉक्स स्कूल। आस्तिक के अंदर 6 डिविजन्स हैं गाइस, जैसे न्याया। तो आस्तिक स्कूल के अंदर गाइस 6 डिविजन्स हैं। 6 डिविजन्स का मतलब क्या है? न्याय, ठीक है? ये मतलब अलग अलग स्कूल्स हुए। आस्तिक के अंदर ये 6 क्या हो गए? अलग अलग स्कूल्स हो गए। और नास्तिक के अंदर जैसे चरवाक है, जिसको आप लोकायता भी कहते हो, मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट, है ना? फिर जैनिज्म आ गया, बुद्धिज्म आ गया। तो ये अलग अलग स्कूल्स हो गया गाइस, है ना? तो यानी वेद को मानने वाले लोग मेडिटेशन को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, ध्यान को मानते हैं, है ना, सेल्वेशन को मानते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को मानते हैं। जो भी आप कह लो, जो भी अध्यात्म के थ्रू स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति,
लाइफ के बाद भी, यू कैन से डेथ के बाद भी एक नया, तो बहुत सारी चीजें जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर या रिलीजन के अंदर आती है, वेद जिसको मानता है, पुनर्जन्म या बहुत तरह की चीजें हैं उसमें। तो आस्तिक स्कूल के अंदर गाइस 6 अलग अलग डिविजन्स हुए, है ना। जैसे मान लीजिए कि वैशेषिका है हमारा, वैशेषिका फिलॉसफी, वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इसके फाउंडर हुए ऋषि कनाद। और वैशेषिका स्कूल में आपको क्या होता, क्या पढ़ाया जाता था? साइंस पढ़ाया जाता था लॉजिक के साथ, फ्यूटिलिटी ऑफ माया, है ना, यानी माया मोह से कैसे ऊपर उठा जाए, जो भी हमारे आसपास जो भी फिजिकल कनेक्शन, जो हम कनेक्टेड हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं ना, हमारी किसी से मित्रता है, हमारा किसी से संबंध है, अब उसको छोड़ने में, मान लीजिए कि आप किसी के साथ आपका मित्रता है 5 साल का, 10 साल का, अब उससे दूर होने का, रिलेटिव्स हैं आपके, उसका देहांत हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो हम लोग कितना अटैच हो जाते हैं ना फिजिकल चीजों से, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन की ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा होना। लेकिन इन चीजों से ऊपर उठेंगे कैसे? आप ऐसे ही उठेंगे, वेद के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ठीक है। और जब इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर सल्वेशन पा लेंगे। ऐसे ही न्याय स्कूल में ऋषि गौतम ने इसको फाउंड किया था, न्याय फिलॉसफी, न्याय। तो ऋषि गौतम ने, इसमें पढ़ाया जाता था आपको लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, यानी ईश्वर को लॉजिकली यानी तार्किकता के साथ कैसे ढूंढा जाए, यानी तर्क के साथ भगवान मतलब क्या है, व्हाट इज गॉड। एक तो भगवान वो है जो समझिए कि एक लोगों ने इंटरप्रिटेशन कर रखा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से भगवान, किसी को पेड़ में या दीवार में, जहां पे। लेकिन गाइस लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड क्या है, यानी तार्किकता के साथ। आप मान लीजिए ईश्वर को मानते हो तो किस रूप में मानते हो, निराकार मानते हो कि आकार में मानते हो, है ना। जैसे हिंदुइज्म के अंदर ही देखिए जो आर्य समाज है, आर्य समाज, जैसे डीएवी के जितने स्कूल्स हैं, आर्य समाज तो खैर बहुत बड़ा सोसाइटी है, वो निराकार यानी वो स्टैचू को नहीं मानता है, स्टैचू की पूजा नहीं करते आर्य समाज में। जबकि आर्य समाज के अलावे जितने लोग हैं वो स्टैचू को यानी मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। कई जगह पे ऐसा है जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, कुछ लोग, तो अलग अलग तरीके हैं गाइज। लेकिन लॉजिकल जो क्वेस्ट है गॉड का, ये इंपॉर्टेंट है। फेजेस ऑफ क्रिएशन, कैसे ये दुनिया बना, क्या चीजें हैं, तो न्याय स्कूल में बताया गया। एक योग स्कूल था, योग को ऋषि पतंजलि ने फॉर्म किया। इसमें मेडिटेशन बताया जाता था, समाधि का क्या तरीका है, कैसे आप रिनंसिएशन और सेल्वेशन पा सकते हो। तो ये बहुत पुराना था योग, योग फिलॉसफी, ऋषि पतंजलि। अभी इसी को कॉपी करके बाबा रामदेव ने अपनी पतंजलि कंपनी बनाई, है ना। तो ये पतंजलि बहुत पुराना स्कूल है ना। उसी को यू कैन से, नाम अब कॉपीराइट हो गया उनका, बट ये पतंजलि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, ऋषि पतंजलि थे, तो उनका ये फाउंड किया हुआ स्कूल था योग। ऐसे ही सांख्य फिलॉसफी था, इसको ऋषि कपिल ने फाउंड किया। तो सांख्य स्कूल में क्या बताया जाता था कि आप फिजिकल और मेंटल पेन से कैसे ऊपर उठोगे, लिबरेशन कैसे पाओगे, जो भी आपके आसपास चीजों में आप उलझे हुए हो, है ना। आसपास की चीजों में हम उलझे हुए हैं, मतलब हम, हमारा एक, मतलब एक मोह है, माया है, ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। आपको बोला जाए कि भाई आप अपने पिता को छोड़ दो, अपनी माता को छोड़ दो, अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपने लवर, जो भी भाई बहन, या और भी कई तरह के माया जाल हैं, चिंता है भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कई तरह। तो इन चीजों से कैसे ऊपर उठा जाए, जो सांसारिक चीज जिसको आप कहते हो ना सांसारिक माया, उससे ऊपर कैसे उठेंगे, उससे ऊपर उठेंगे तभी लिबरेशन मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति। ये सांख्य स्कूल। वेदांता ऋषि वेदव्यास ने फाउंड किया। इसमें आपको सोल का डिवाइन नेचर, माया, क्रिएशन, यानी आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये इसको समझना होगा कि आत्मा बड़ा प्योर है ना। इट कैन नॉट बी, यू कैन से, डिस्ट्रॉयड। तो में दिखाया जाता है, आत्मा आया और क्या बेहोश हो गया, भाग गया वहां से छोड़ करके, जो भूत आप कहते हो मूवीज वगैरह में जो, तो वो वाला सोल नहीं। सोल मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ ये जुड़ा हुआ शब्द है सोल, है ना। हम कहते हैं ना कि आत्मा, आत्मा को प्योर रखो, है ना। तो ये क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, माया, क्रिएशन। और लास्ट है गाइस मीमांसा, जो ऋषि जामिनी ने फाउंड किया। यानी मीमांसा स्कूल में था कि वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन, यानी हमारे जितने भी वेदास हैं गाइस वो बड़े इटर्नल हैं। यानी इटर्नल
मतलब गाइस जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं होता, वो हर जगह पे मतलब उसका बड़ा रेलिवेंस है, वेदास हर जगह पे, और वो बड़ा डिवाइन भी है, बहुत स्पिरिचुअल है, गॉडली है। तो ये 6 स्कूल्स थे। ऑर्थोडॉक्स स्कूल का ये 6 पिलर था, जो अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके का चीज पढ़ाया जाता था, अलग अलग फिलोसफी था। ठीक है जी। ऐसे ही गाइज आपका जो नास्तिक स्कूल है, नास्तिक स्कूल में भी 3 आपका डिवीजन है, जैसे मटेरियलिस्ट हैं। तो मटेरियलिस्ट का मतलब क्या हो गया गाइज, जैसे अब क्या होता है ना कि जो आस्तिक होते हैं उनका पद्धति अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप आस्तिक हो, तो आप कई बार गाइज जो चीजें नहीं भी दिखती है ना उसको भी पाने का प्रयत्न करते हो। जैसे मोक्ष किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारा एक विश्वास है कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम सेल्वेशन या लिबरेशन पालेंगे, हम अपने साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। लेकिन जो मटेरियलिस्ट लोग हैं वो उसी चीज पे विश्वास करते हैं जो उनको दिखता है, जिसको वो फील कर सकते हैं, जिसको वो टच कर सकते हैं, उस चीज को, है ना। जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपके आसपास जो आपको सुख सुविधा देती है, जैसे आपको पैसा दिखता है तो पैसा, कोई कई लोग कहते हैं जी पैसा, मनी इज गॉड, कहते हैं ना पैसा है तब ना आप अपना सुख, बड़ी फिलॉसफी दे रहे हो भगवान की बात और सेल्वेशन, और आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, आप भूखे मर जाओगे। तो मेटेरियलिस्ट लोग जो है ना उस उन चीजों पे जो कहते हैं जी, जो जो आपको सुख सुविधा दे रहा है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, आप रोटी के वजह से जिंदा हो, तो रोटी आपके लिए भगवान है। यानी रोटी को ही आप, रोटी कैसे आएगा उसकी, पैसा आपको दिख रहा है तो पैसा आपके लिए गॉड है। कपड़ा से आपका, यू कैन से आपका शरीर ढकता है तो कपड़ा आपके लिए यानी कहीं जो चीजें दिखती है जिसको आप टच कर पाते हो फिर उसको मानता है। ऐसे ही जैनिज्म का भी अपना फिलॉसफी है, बुद्धिज्म का भी अपना फिलॉसफी है। ये लोग वेद से इतर होकर के इन लोगों ने अपना थ्योरी बनाया, तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके साथ साथ गाइज ये बड़े पुराने हैं, आप देखिए न्याया स्कूल को देखोगे 6th सेंचुरी में, ये मतलब 6th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, वो भी एडी नहीं बीसी, मतलब एडी तो अभी चल रहा है, मतलब बीसी की बात है। जैसे अभी क्या चल रहा है 2023, तो 2000 साल इधर और उधर 2000, यानी करीब करीब 3000 4000 साल पहले ये सब आ चुका था। मतलब आज से करीब करीब भाई 3000 4000 साल उससे भी पुराना है। ये जितने फिलोसफी आप देख रहे हो मोर देन 3000 ईयर ओल्ड है, मतलब उससे भी पुराना है ये सारे। मतलब उस समय पे सोचिए ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, जो चीजें आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसके साथ ही साथ गाइज इपिस्टेमोलॉजी एक टर्म है, यानी ज्ञान मीमांसा। तो इपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है गाइज, कि कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में ज्ञान परंपरा का बड़ा महत्व है, कि हाउ टू गेट नॉलेज, हाउ टू एक्वायर नॉलेज, लॉजिक के माध्यम से, पद्धति क्या हो, सिद्धांत के माध्यम से, है ना। तो न्याय यू कैन से ज्ञान मीमांसा यानी नॉलेज एक्वायर करना। तो नॉलेज को एक्वायर करना वर्ड के थ्रू, या किस तरीके से आप नॉलेज को एक्वायर करोगे, तो नॉलेज कहीं ना कहीं सेंटर था गाइस, कि नॉलेज प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति करना। तो उसके अलग अलग माध्यम है ज्ञान प्राप्ति के। तो ज्ञान प्राप्ति के अगर हम साधनों के बारे में बात करें, यानी नॉलेज एक्वायर कैसे किया जा सकता है, तो उसमें हमारे पास चार पांच चीजें आती हैं। जैसे प्रत्यक्ष आता है, अनुमान आता है, उपमान है, शब्द है, अनुपलब्धि है, अर्थपत्ति है। तो ये अलग अलग गाइस तरीके बताए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, ये सारे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। जैसे प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब है भाई जो चीजें प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने अभी मुझे देखा तो मेरा डायरेक्ट आपको बोध हो गया ना। आपने जिनको भी देखा है, जिनको भी सुना है, जो डायरेक्ट आपके ऑब्जर्वेशन वाले कैटेगरी, तो वो डायरेक्ट हो गया। तो परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको प्रत्यक्ष आपने जिसका अनुभव किया है, जिसको फील किया है, तो वो प्रत्यक्ष में आ गया। जितनी चीजों को कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना घूमोगे, देशाटन करोगे, जितने नए नए लोगों से बात करोगे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना अनुभव बढ़ेगा आपका। अनुमान का मतलब क्या होता है गाइज, अनुमान, ज्यादातर नॉलेज हमें अनुमान से ही आता है। अनुमान का मतलब गाइज जिसको लेकर के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यार ऐसा होगा। एक अनुमान के माध्यम, यानी गाइज जो चीजें होने वाली हैं भविष्य में, तो भविष्य में जो चीजें होने वाली है उसको अभी कैसे पता लगा सकते हैं, संभव नहीं है। लेकिन हम अनुमान तो लगा सकते हैं ना।
अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पे आज से 10 दिन बाद क्या होगा, तो वो एक अनुभव हमारे पास इतना हो गया है कि हम बता सकते हैं कि हाँ भाई 10 दिन बाद क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडा का मौसम है, बारिश नहीं न के बराबर हो रहा है। अब आप मेरे से पूछोगे सर आज से ठीक 10, मैं बोल दूंगा अरे नहीं होगा बारिश, क्योंकि यार अभी बारिश का मौसम नहीं है, होने के चांसेस कम है। तो अनुमान का मतलब है गाइस कि जो चीजें बाद में होनी है उसको अभी आपने कहीं ना कहीं अनुमान, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पे, पूर्व जो भी आपके रहे हैं एक्सपीरियंसेस या नॉलेज या और भी चीजें, उस आधार पे आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली। इन्फरेंस कहते हैं इंग्लिश में। उपमान होता है तीसरा, ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन। उपमान मतलब कंपैरिजन करके, एनालॉजी के माध्यम से। यानी गाइस मान लीजिए कि आपने एक चीज मैंने आपको समझा दिया, मान लो गाइस मैंने आपको एडिशन सिखा दिया कि भैया 2+2 4 होता है, 4+4 8, यानी एडिशन का अगर आपको मैंने तरीका सिखा दिया गाइस, तो कोई सा भी नंबर मैं आपको दूं तो आप ऐड कर लोगे ना। मैं अगर आपको सब्ट्रैक्शन, मैं अगर आपको मान लीजिए मैगर या लैम्बोर्गिनी कोई गाड़ी, अब जब आप एक 4 चक्का एक गाड़ी सीख गए तो कोई भी गाड़ी चला ही लोगे आप ऑलमोस्ट, क्योंकि सबका, मान लीजिए बाइक आपको मैंने सिखा दिया, अभी स्कूटी मान लीजिए आपको सिखा दिया मैंने, चलिए स्कूटी ले लेते हैं। अब स्कूटी चाहे टीवीएस ब्रांड का हो, चाहे डियो हो, चाहे आपका हीरो कंपनी का हो, चाहे होंडा का हो, चाहे वो और भी अन्य कंपनी का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, स्कूटी तो है तो उससे चला लेंगे ना आप। तो इसी प्रकार से गाइस मान लीजिए कि चीजों को कोरिलेट करना, आपको मैंने टीचिंग पढ़ा दिया, आप टीचिंग से जुड़े जितने चीजें हैं वो खुद ब खुद आपके माइंड में आने लग जाएगा। यानी उससे मिलता जुलता जितना चीजें सब कर लोगे आप। आपको मैंने नंबर सीरीज सिखा दिया, अब नंबर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने का कोशिश कर लोगे। आपको मैंने कैलेंडर सिखा दिया, थोड़ा बहुत उसका फॉर्मूला वगैरह, अब कैलेंडर का कोई भी फॉर्मूला आएगा तो भले ही मैंने आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया हो चाहे ना बताया हो, आप अपने लेवल पे उसको करने का प्रयास करोगे, कर भी लोगे आप। तो ये भी गाइस ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है कि भाई आपको एक रूट वाला मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये देखो ये रूट है, ये बेसिक है, और उसके माध्यम से आप एनालॉजी करके जोड़ते जोड़ते आपने कड़ी जोड़ ली। तुलना भी करते हो आप, कई बार कंपैरिजन करते हो ना अलग अलग थ्योरीज कंसेप्ट वगैरह में। चौथा शब्द प्रमाण है। शब्द मतलब क्या होता है गाइस, बेस। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, तो व्यापारी का टेस्टिमनी क्या है, पैसा। पैसा होगा तो आप व्यापार करिएगा। ऐसे ही गाइस हम और आप क्या है, स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं या एकेडमिशियन हैं, तो हमारे आपके लिए धन क्या है जानते हैं, वर्ड। यानी हमारे पास जितना वर्ड होगा उतने विद्वान हम होंगे, उतने बड़े स्कॉलर कहलाओगे आप। तो हमारे तिजोरी में पैसे से ज्यादा जरूरत किसकी है, वर्ड की। यानी वर्ड स्टॉक आपके पास कितना है, कितना शब्द का संग्रह है। जितना ज्यादा शब्द का संग्रह होगा उतना बड़ा आप स्कॉलर कहलाओगे, उतना बड़े स्कॉलर आप होंगे। क्योंकि इस शब्द से ही तो चीजों की समझ होती है ना। अब मान लीजिए गाइस कि आपको मैं कोई शब्द बोलता हूं, ठीक है, मान लो कि मैंने आपको कहा स्यूडोनिम, एक वर्ड है इंग्लिश का स्यूडोनिम। अब मान लीजिए कि आपने स्यूडोनिम का मतलब नहीं जानते आप, तो गाइस कहां से बताओगे, चाहे मैं स्यूडोनिम बोलते बोलते अपना सर जो है जाकर के पत्थर पे मार के फोड़ लूं, और आपको स्यूडोनिम कहां से, यानी गाइस ज्ञान होगा तब ना बताइएगा। या मान लीजिए कि मैं बोला इलेक्टिव या कोई भी, या हिंदी का ही मैंने आपको बोला मीमांसा, है ना। तो ऐसे में गाइस जो चीज आप जानेंगे, जिसका जो शब्द का मतलब, तो जितना शब्द आप जानोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, उतना नॉलेज आप बढ़ा पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे। अब शब्द का जिसके पास संग्रह नहीं है तो कहां से आपको बता पाएगा, है ना। तो शब्द शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करने के रास्ते में। तो शब्द जितना बढ़ेगा, जितना संग्रह करेंगे, जितना कलेक्शन होगा वर्ड स्टॉक, इसलिए ना डिक्शनरी वगैरह हम लोग लर्न करते हैं, वर्ड्स वगैरह हर दिन, है ना। पांचवा है गाइस अर्थपत्ति, यानी पोस्टुलेशन डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। इट मींस गाइस कि सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, यानी कहते हैं ना गाइस कि जरूरी नहीं है कि गलती करके सीखिए, पास वाला कोई गलती कर लिया तो भैया उसी से सीख लो। अगर आप भी गाइस सोचोगे नहीं भाई हम भी
जो है कुआं में कूद के ही ये चीज जानेंगे कि कुआं में कूदने से आदमी मर भी सकता है या हाथ पैर टूट जाता है, तो ये तो बेवकूफी होगी ना। मान लीजिए आपका पड़ोसी कुआं में कूद गया गलती से, और कूदने से उसका हाथ पैर दांत सब टूट गया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भैया कुआं में कूदने से ऐसा होता है, मेरे को नहीं कूदना। आपका मित्र मान लीजिए आग में गलती से हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए ना कि आग में हाथ डालने से जल जाता है। तो ऐसे में गाइस अर्थपत्ति का मतलब है कि जो जो ऑलरेडी हो चुका है, जो सरकमस्टांसेस के आधार पे ज्ञान प्राप्ति करो ना। जो सरकमस्टांसेस हैं, कई सारी चीजें हमारे आसपास घटित होती ही रहती हैं हमारे जीवन में। हम कई चीजों को पढ़ करके और कई चीजों को प्रत्यक्ष अनुभव करके देखते सीखते हैं अपने आसपास, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, या जहां भी आप ट्रेवल करते हो जाते हो, आपको अलग अलग तरह के सरकमस्टांसेस देखने को मिलते ही हैं। आज मैं वहां गई थी तो ऐसा हुआ, तो उसका ये सॉल्यूशन, तो आप अपने साथ भी कभी ऐसा होगा तो ऐसा कर लोगे आप। यानी जो चीजें ऑलरेडी आपने देखी है घटित होते हुई, तो उससे अर्थ आप भी निकाल सकते हो। और लास्ट है अनुपलब्धि, यानी नॉन परसेप्शन, नेगेटिव और कोग्निटिव प्रूफ। अनुपलब्धि का मतलब क्या है भाई? जो चीजें ना हो। अनुपलब्धि मतलब एब्सेंस, यानी जो चीज नहीं है, तो नहीं होने का भी गाइस बड़ा ज्ञान प्राप्ति में काम देता है। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो नहीं होना भी बड़ा अच्छा चीज होता है कई बार। मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन हैं, गरीब हैं, तो आपको हमेशा पता होगा कि गरीबी और अमीरी के बीच का क्या फासला है। अगर मान लीजिए कि आप कभी पानी पी करके रात में आपको सोना पड़ा है, गरीबी के या कोई भी ऐसी चीजें जो आपके, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो चीज आपके जीवन में नहीं होता है तो वो आपको बहुत अनुभव देता है। कोई भी चीज, कोई संसाधन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपके पास नहीं है, किसी और के पास है। तो आपके पास नहीं है तो उसका आपको पता लग रहा है ना कि मेरे पास नहीं है। तो जो नहीं है तो उसका बोध होता है कि जब वो मिलने का, आपको जब मिलेगा तो उसका स्वाद आपको आएगा कि अच्छा ये अब मेरे पास है, जब नहीं था तो मेरे को कैसा फील होता था। है ना? ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे आपके पास नहीं है। सबके पास सब चीज थोड़ी ना हो सकता है। तो जो आपके पास नहीं है ना, उसका बोध आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। उसका बोध आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे हम आप मान लीजिए कि मोटिवेशन के लिए भटकते हैं कि कोई हमें मोटिवेट कर दे। आज आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि आपके जेब में 1 रुपया ना रहे, आपको भूखे सोना पड़ जाए, आपके पास रहने के लिए घर ना हो, सोने के लिए बेड ना हो, ऊपर आपका रक्षा करने के लिए छत ना हो, तो क्या मोटिवेशन है? आप तो मतलब ऐसे ही आपको पता लगे भैया कि नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि पढ़ लिख के कुछ करो। है ना? तो कहने का मतलब गाइस मेरा ये है कि अनुपलब्धि यानी जो आपके पास नहीं होगा ना, उसका वो आपको कोई सिखाने का, जो वो आप खुद सीख जाओगे। जो आपके पास नहीं है ना लाइफ में, वो कोई किताब पढ़ने की फिर उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको समय सिखा देगा कि अच्छा ये नहीं होना कितना ये होता है। चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में। कोई आपके मान लीजिए किसी का पेरेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फेन होते हैं, माता पिता नहीं है, तो उसको पता है वो चीज, उसका बोध होता है उसको ज्यादा अच्छे से। जिसके पास है उसको बहुत बोध नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं पता है ना? तो ये चीजें होती हैं गाइस। तो अनुपलब्धि से हमें बहुत नॉलेज मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये 6 जो है हमारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है, यानी परसेप्शन, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 का 6 ऐसा मतलब साधन है, मीन्स ऑफ नॉलेज, जिससे भारतीय दर्शन में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है एक्वायर किया जाता था। स्टूडेंट्स को भी ये सारा सजेस्ट किया जाता था, यही एक माध्यम था कि जिससे आप ज्ञान को प्राप्त करो, घूमो भटको। है ना? चाहे श्री कृष्ण जो भी हमारे एपिक में है, सबको जाना पड़ता था ना गुरुकुल। ऐसा होता था क्या कि राम थे तो जो है आपका राजमहल में ही अपना बड़े हो गए, 5 साल में आपका जो है क्या होता था, यू कैन से जो भी होता था यज्ञोपवीत काइंड ऑफ, तो वो होकर के आपको भेज दिया जाता था गुरुकुल। चाहे आप राजा का बेटा रहे, चाहे आप रंग का बेटा रहे, वहां जाकर के आपको लकड़ी भी काटना पड़ेगा, जाकर के घर घर भटक करके भिक्षा यानी भीख भी मांग करके चावल और दाल लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अनुभव होगा ना, तब ना पता लगेगा। बिना संग अगर, तो ये चीजें हैं गाइस।
तो ये भारतीय दर्शन में ये पूरा था, मतलब आपको प्रैक्टिकली सिखा दिया जाता था, झाड़ू पोछा बर्तन सब, मतलब गुरुकुल में थोड़ी कोई आपको वहां पे मेड का सर्विस होता था कि आकर के कोई नौकर साफ करेगा आपका बेड वगैरह या जहां आप रह रहे हैं, खुद से झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता था। तो बोध हो जाता था ना इस चीज का। रहते थे, तो चाहे आप राजा का बेटा रहिए, चाहे आप कुछ रहिए, सेनापति का बेटा रहिए, चाहे वजीर का बेटा रहिए, कहीं का आप रहे, आपको सब मतलब पता लग जाता था। 12-13 साल में गुरुकुल में रहते थे, आप मैच्योर हो जाते थे। ठीक है जी। उसके बाद आप जाते थे, तब आप जहां थे वैसे, फिर जो राजा का बेटा था राजा बनता था, जो सेनापति का बेटा था, तो उस टाइम पे अलग अलग तरह से था सिस्टम वहां पे उस समय भी, लेकिन सिखा दिया जाता था प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे आप सीख जाते थे। ठीक है, तो यही है गाइस भारतीय दर्शन, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो एक बेसिक मैंने आज आपको बताया। तो बाकी आपको कोई डाउट है तो आप बताएं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो कहीं ना कहीं गाइस देखो, भारतीय दर्शन में ये चीजें भी बताई जाती हैं कि मतलब यू कैन से कि आप इन चीजों के माध्यम से ही बड़े बन सकते हो। जैसे राम जी मान लीजिए 14 साल वनवास नहीं जाते तो राम बन पाते क्या? राम जी की तरह तो बहुत सारे राजा हुए हमारे देश में, राम ही इतने कि महान क्यों हुए? बहुत सारे राजा हुए ना, या और भी अलग अलग, तो जो भी महान हुए उन्होंने कहीं ना कहीं, अब राजा का बेटा था लेकिन 14 साल वनवास में रहा, नहीं जाता तो बनता राम? नहीं बन पाता। अपना पैलेस में तो सब कुछ था ही उनके पास, नहीं भी जा सकते थे, लेकिन अगर नहीं अगर वो जाते तो वो राम नहीं बन पाते। 14 साल रहे, पैर में कंकड़ लगा, कई दिन भूखे पेट भी सोए होंगे, कई दिन और भी मान लीजिए कोई जानवर, बहुत तरह के चैलेंजेस फेस किए तो बन गए, है ना। ऐसे ही गौतम बुद्ध को आप देखिए, गौतम बुद्ध ने भी त्याग किया तो गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध की तरह तो बहुत सारा राजकुमार था ही, ऐसा थोड़ी है कि राजा का बेटा बस गौतम बुद्ध ही हुआ, क्या सिद्धार्थ ही थे कि और भी राजा का बेटा लोग होता था उस टाइम पे? तो सिद्धार्थ ही क्यों गौतम बुद्ध बन गए, और कहाँ राजा का बेटा कोई बन पाया गौतम बुद्ध? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इसलिए बने गाइस क्योंकि उन्होंने सुख का त्याग किया। अगर वो सुख का त्याग नहीं करते तो गौतम बुद्ध नहीं बनते। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज भी गाइस भारतीय दर्शन में ये सब चीज आपको मतलब सिखाया जाता है कि हाउ मच स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो जिसके लाइफ, अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए ईश्वर ने भेजा इस धरती पे। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, समझ जाइए कि ऊपर वाले ने आपको कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। और जिसके लाइफ में बहुत कंफर्ट है, वो कभी कुछ अनोखा नहीं कर सकता लाइफ में। जिसके लाइफ में मान लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत कंफर्ट है, बैठे बिठाए आपको सब काम हो जाता है, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे आप जीवन में, क्योंकि आपकी सोच नहीं हो पाएगी ना उतनी बड़ी, क्योंकि आपको बैठे बिठाए सब चीज मिल जाता है। तो मिल जाता है तो आप संघर्ष कभी नहीं करना चाहोगे, आपको लगेगा ठीक है यार मेरे पास है सब कुछ, जरूरत नहीं मुझे। बट गाइज वैसा इंसान जिसने सुख का त्याग किया, जिसने चैलेंजेस लिए, एक्सेप्ट किया, चुनौतियों को स्वीकार किया, उसने कुछ ऐसा किया कि फिर वो आदर्श ही बन गया। तो आदर्श वही लोग बनते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जो चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, जैसे राम ने किया, जैसे सिद्धार्थ ने किया। तो राम यू कैन से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझने योग्य है, हमारे भी जीवन में ऐसा है। और कोई डाउट है तो आप बताइए। सो गए हैं आप लोग या मतलब होश में हैं क्लास में? नो सर, क्लियर। मतलब मुझे लगा कहीं सो गए क्या भैया। सर एक बार ऐसा भी होता है कई बता बार। दीजिए सर, अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब होता है कि अर्थ का पत्ती, यानी जो चीजें, पत्ती मतलब जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। पत्ती का मतलब क्या हुआ, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उससे अर्थ लगा लेना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सुख का त्याग करना पड़ेगा।
संघर्ष करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर की रोटी को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बहुत आदर्श कुछ आइडल कर पाएंगे आप जीवन में। तो ये क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो सफल हो गए। तो उस पत्ती के साथ हम भी अपने अर्थ को जोड़ रहे हैं कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी, तो कहने का मतलब है अर्थ पत्ती का मतलब है जो चीजें मान लीजिए ऑलरेडी हो चुकी हैं, द थिंग विच हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, तो उस तरह के चीजों से हम, यू कैन से, उस तरह की चीजों से हम फिर चीजों को समझ सकते हैं क्या, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या। यानी जो चीज आपके आसपास मान लीजिए कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा होता है, किसी और के साथ ही हुआ, पर वो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, आप उसको जानते हो, आप उसको पहचानते हो, या नहीं भी पहचानते हो तो आपने उसके हालात को देखा, तो उसके हालात को देखते ही आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको फिर कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपने देखा है किसी और के साथ होते हुए। तो दैट इज अर्थपत्ति। यानी कई बार हमारे साथ जब जीवन में कुछ मुसीबत आ गया, मान लीजिए हमारे साथ जीवन में कोई परेशानी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कोरिलेट करते हैं कि भाई ऐसी परेशानी किसी और के साथ आई थी तो उसने क्या किया था, तो वो बाहर निकला, तो हम भी फिर वैसा कुछ करते हैं, बाहर निकल जाते हैं उससे। तो अर्थपत्ति यानी सर्कमस्टांसेस को अपने लाइफ में भी कोरिलेट करके चीजों को करना, थैंक यू। है ना। अर्थपत्ति यानी अर्थ लगाना, पत्ती जो विच हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, तो उससे अर्थ निकालना जो हो गया है ऑलरेडी। उपमान का मतलब है आपका कंपैरिजन, एनालॉजी, यानी तुलना करना। उपमान का मतलब क्या है, तुलना करना, तुलना करके ज्ञान की प्राप्ति करना। जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, तो दो अलग अलग चीजों को तुलना करो, उससे आपको ज्ञान मिलेगा कि भाई दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। और इसी को एनालॉजी भी कहते हैं, यानी सह संबंध स्थापित करना। आपने कोई एक चीज, मैंने आपको मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक समझा दिया, तो उस टॉपिक से जुड़ा जो जो चीज है आप खुद से सब कुछ करने लग जाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ा दिया, अब नंबर सीरीज मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला वगैरह बता दिया, अब उसमें गाइस कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा ना तो आप करने का प्रयास करिएगा। मैंने आपको लेटर सीरीज पढ़ा दिया, तो लेटर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप करने का कोशिश करोगे, क्योंकि वो तरीका